नमस्कार। चलिए आज हम पनामा की इतिहास की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो इसकी अनोखी और दमदार भौगोलिक स्थिति से बनी है, जिसने इसे हमेशा से, आप कह सकते हैं, दुनिया का एक चौराहा बनाए रखा है। और यही वो बड़ा सवाल है जो हमें इस कहानी के केंद्र में ले जाता है। आखिर कैसे सिर्फ 50 मील के एक रास्ते ने पूरी दुनिया के व्यापार, राजनीति और हाँ, एक पूरे देश की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर में गोता लगाते हैं। इससे पहले कि इंसान आकर यहाँ इंजीनियरिंग के कमाल दिखाते, प्रकृति ने अपना काम कर दिया था। उसने पनामा को एक बहुत ज़रूरी ज़मीनी पुल के तौर पर बनाया था, जो सिर्फ 2 महाद्वीपों को ही नहीं बल्कि अनगिनत संस्कृतियों और जीव जंतुओं को भी आपस में जोड़ता था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये हजारों साल के पूर्व कोलंबियाई इतिहास की एक छोटी सी झलक है, जो दिखाती है कि इस इलाके की सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी थीं। पैलियो इंडियंस के पहले निशानों से लेकर मोनाग्रिलो की अद्भुत कलाकृतियों तक ये जमीन हमेशा से ही जीवन से भरी हुई थी। और फिर इतिहास ने एक नई करवट ली। यूरोपीय जहाज यहां पहुंचे और उनके साथ आया एक ऐसा सपना जो सदियों तक इस जमीन की किस्मत लिखने वाला था। सपना था 2 महासागरों को चीरकर एक रास्ता बनाने का। तो स्पेन के लोग आए कैसे और उन्होंने क्या किया? यहाँ कुछ जरूरी कदम हैं जिन्होंने इतिहास की धारा ही बदल दी। इन कदमों ने न सिर्फ पनामा को एक रणनीतिक केंद्र बनाया, बल्कि प्रशांत महासागर के किनारे पहले यूरोपीय शहर की नींव भी यहीं रखी गई। स्पेन से आज़ादी तो मिल गई, पर यह कोई आसान सफ़र नहीं था। असल में पनामा एक बहुत बड़े संघ का हिस्सा बन गया, जिसे ग्रैंड कोलंबिया कहते थे। ये आज के कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा को मिलाकर बना एक विशाल देश था। और अगली पूरी सदी वो राजनीतिक उथल-पुथल, कई बार आज़ादी की छोटी-छोटी कोशिशों और फिर वापस कोलंबिया से जुड़ने की कहानी है। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, जब अमेरिकी रणनीतिक हितों ने सिर्फ एक नहर ही नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे आधुनिक पनामा राष्ट्र को जन्म दे दिया। ये संधि बहुत ज़रूरी थी। इसने अमेरिका को इस इलाके में पहली बार कानूनी तौर पर दखल देने का हक दे दिया। समझिए, भविष्य में जो कुछ भी होने वाला था, उसकी नींव यहीं रखी गई थी। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से काम नहीं बना, तो अमेरिका ने अपना तरीका ही बदल दिया। कोलंबिया की हिचकिचाहट को देखते हुए अमेरिका ने पनामा के अलगाववादियों का खुलकर समर्थन किया, और इसका सीधा नतीजा 1903 में पनामा की आज़ादी। तो एक देश को जन्म देने की कीमत क्या थी? $10 मिलियन। जी हाँ, यही वो रकम थी जो अमेरिका ने पनामा के नए नवेले राष्ट्र को दी। और बदले में क्या लिया? कैनाल जोन पर हमेशा के लिए कंट्रोल, एक ऐसा इलाका जो देश के ठीक बीचों बीच से गुजरता था। और हां, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा हर साल $2.5 लाख देने का भी वादा था। ये दोनों रकमें मिलकर उस विवादास्पद 1903 की संधि की कहानी कहती हैं, जिसने पनामा का भविष्य लगभग 1 सदी के लिए तय कर दिया था। ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो सच में कमाल था। मतलब इंसानी जिद और इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। पर इसी चमत्कार ने 1 सदी लंबे राजनीतिक तनाव और अपनी संप्रभुता के लिए संघर्ष की जमीन भी तैयार कर दी थी। तो अब बात करते हैं उस लंबे, पेचीदा और अक्सर मुश्किलों भरे रिश्ते की, जो पनामा और अमेरिका के बीच इस कैनाल जोन पर कंट्रोल को लेकर बना रहा। ये टाइमलाइन, ये अपने आप में पूरी कहानी है। 1964 के वो दर्दनाक दंगे जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, फिर 1977 की वो ऐतिहासिक टोरिजोस कार्टर संधि, और आखिरकार 1999 में वो दिन जब पनामा को अपनी संप्रभुता वापस मिली। नोरिएगा का दौर, ये बहुत ही पेचीदा था। अमेरिका और पनामा के रिश्ते को समझना यहाँ मुश्किल हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो नोरिएगा चोरी छिपे अमेरिका की निकारागुआ में मदद कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ही उन पर ड्रग्स तस्करी के गंभीर इल्जाम लगा रहा था, और पाबंदियां भी। ये एक तरह का डबल गेम था जो चल रहा था। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, यानी आक्रमण के बाद का दौर और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर पूरी तरह से हक हासिल करने का पनामा का सफर। 1989 के अमेरिकी हमले ने नोरिएगा की तानाशाही तो खत्म कर दी, लेकिन इसने एक और काम किया। इसने लोकतंत्र की वापसी का रास्ता खोला, और इसी वजह से वो वादा पूरा हो सका जो दशकों पहले किया गया था, नहर को शांति से पनामा को सौंपने का वादा। तो जब कंट्रोल पूरी तरह पनामा के हाथ में आया, तो उन्होंने जो कर दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। अपनी सेना को खत्म करके एक सिविलियन पुलिस फोर्स बना दी।
लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया और सबसे बड़ी बात, दुनिया के सबसे अहम कारोबारी रास्तों में से एक को कामयाबी से चलाकर दिखाया। ये सब एक नए और आत्मविश्वासी पनामा की कहानी बयान करता है। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक देश जिसकी पहचान हमेशा एक नहर से जुड़ी रही, अब उसका भविष्य क्या तय करेगा? 21वीं सदी में जब पनामा अपने भाग्य का पूरी तरह से मालिक है, तो उसकी नई पहचान क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खुद पनामा अपनी आने वाली कहानी में लिखेगा।